ठीक है, तो वी आर स्टार्टिंग विद मई जून 2015 पेपर 3 वेरिएंट 2। तो पुराने पेपर मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ट्रिकी होते हैं। कैलकुलेटर अपने साथ रखना। सही है, तो मई जून 2015 पेपर 3 वेरिएंट 2। एमसीक्यूज में तो बेटा जितने पेपर करो कम है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट नीड नॉट pose a potential threat to allocative efficiency in a market economy. Now allocative efficiency is MC is equals to AR. मार्केट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ कौन मिलेगा? प्राइवेट सेक्टर। एक्सटर्नैलिटीज इज अ थ्रेट टू मार्केट फेलियर, एलोकेटिव एफिशिएंसी। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स इज अ थ्रेट, मोनोपोलिस्टिक एलिमेंट्स इज अ थ्रेट। मतलब ये सारी चीजें इम्परफेक्ट कंपटीशन की, और अगर आपको याद हो इम्परफेक्ट कंपटीशन में एलोकेटिव एफिशिएंसी नहीं होती। परफेक्ट नॉलेज इज नॉट अ थ्रेट टू एलोकेटिव एफिशिएंसी, क्योंकि अगर आपको याद हो परफेक्ट नॉलेज जो है वो परफेक्ट कंपटीशन में होती है। ठीक है, और यहाँ पर आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए, परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग रन में अगर आपको याद हो तो नॉर्मल प्रॉफिट होता है, याद है? और उस लॉन्ग रन नॉर्मल प्रॉफिट में अगर आपको याद हो तो इकोनॉमिक एफिशिएंसी अचीव होती है। क्या होती है? इकोनॉमिक एफिशिएंसी अचीव होती है। अगर मैं आपको ग्राफिकली भी एक बहुत शॉर्ट ग्राफ बना के दिखाऊँ ना, छोटा सा स्मॉल डायग्राम, शॉर्ट तो नहीं स्मॉल डायग्राम। तो यहाँ पर प्राइस कॉस्ट रेवेन्यू, प्राइस देखो, डिमांड इज इक्वल्स टू AR इज इक्वल्स टू MR। ये आपकी आ गई मार्जिनल कॉस्ट और ये आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट। तो आप देखो क्लियरली मुझे यहाँ नजर आ रहा है कि एट दिस पॉइंट MC और AR इक्वल है, विच इज एलोकेटिव एफिशिएंसी। और इस पॉइंट पे मेरी एवरेज टोटल कॉस्ट भी मिनिमम है। इसका मतलब मैंने प्रोडक्टिव एफिशिएंसी भी अचीव कर ली, एलोकेटिव एफिशिएंसी भी अचीव कर ली। इसका मतलब मैंने इकोनॉमिक एफिशिएंसी अचीव कर ली। तो परफेक्ट कंपटीशन अच्छी बात होती है, परफेक्ट नॉलेज अच्छी बात होती है। परफेक्ट कंपटीशन इज द आइडियल मार्केट स्ट्रक्चर फॉर फ्रॉम कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेटर हाथ में रख लेना। अ यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग कंज्यूमर रैशनल कंज्यूमर होता है, जाहिर सी बात है। यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग कंज्यूमर कौन होता है? रैशनल होता है। स्पेंड्स द होल ऑफ हिज डिस्पोजेबल इनकम। याद है ना, रैशनल कंज्यूमर की अजम्पशन थी अपनी पूरी इनकम खर्च करता है। ठीक है, ऑफ $40 ऑन फूड एंड क्लोथिंग। तो $40 इसकी टोटल इनकम है फूड और क्लोथिंग पे खर्च कर रहा है। द टेबल शोज द प्राइस ऑफ फूड, द क्वांटिटी परचेज बाय द कंज्यूमर एंड द मार्जिनल यूटिलिटी ही डिराइव्स फ्रॉम फूड कंजम्पशन। हिज मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम क्लोथिंग इज 2 यूनिट्स। अच्छा, व्हेन व्हाट इज द प्राइस ऑफ क्लोथिंग पर यूनिट एंड द क्वांटिटी परचेज बाय द कंज्यूमर। अब इससे पहले ना मुझे पूरी वर्किंग करनी पड़ेगी फूड की। तो मैं क्या करूंगा, ME ऑफ फूड डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ फूड इज इक्वल्स टू, फूड की जो MU है वो 10 है, तो 10 डिवाइडेड बाय प्राइस विच इज $5। तो MU पर डॉलर फूड का कितना आ रहा है? MU पर डॉलर फूड का कितना आ रहा है? $2। तो MU पर डॉलर ऑफ फूड इज $2। ठीक है। अच्छा भाई, अब आपको अगर अजम्पशन याद हो, अजम्पशन क्या है? अजम्पशन ये है कि जब दो गुड्स का MU पर डॉलर इक्वल होता है ना, तो सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज हो जाती है। टू कमोडिटी इक्विलिब्रियम, इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल जो होता है। तो MUC डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ C। अब मुझे ये चीज पता चल गई कि मेरा MU पर डॉलर $2 है। सही है, किसका? फूड का। अच्छा भाई, अब एक और चीज, मैं करंटली जो है वो $5 का फूड है, मैं कितने यूनिट्स डिमांड कर रहा हूँ? 5। तो टोटल मेरी कितनी इनकम खर्च हो रही है फूड पे? $25 में फूड पे खर्च कर रहा हूं। मेरे पास बचे कितने? मेरी टोटल इनकम थी $40, जिसमें से $25 मैंने फूड पे खर्च कर दिए। तो मेरे पास कितने पैसे बचे? मेरे पास $15 लेफ्ट फॉर क्लोथिंग। इसका मतलब $15 अब मैं क्लोथिंग पे खर्च कर सकता हूँ। ऐसा ही है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ C डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ C इज इक्वल्स टू 2। अच्छा, मैं 2 क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मुझे जो है ना इन दोनों रेशो को इक्वल करना है, और मुझे पता है कि इस रेशो का आंसर $2 है। तो इस रेशो का भी आंसर कितना आना चाहिए? इस रेशो का भी $2 आंसर आना चाहिए ना। तो मैंने क्या करा, मैंने MU ऑफ C डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ C इज इक्वल टू $2 कर दिया, क्योंकि मुझे इसका आंसर $2 ही चाहिए। ऑब्वियस सी बात है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे MU ऑफ C पता है, MU ऑफ C कितना है? 2। तो मैंने डिवाइड कर दिया उसको प्राइस ऑफ C से, इज इक्वल टू $2। तो मेरे पास प्राइस ऑफ C कितना आ रहा है? प्राइस ऑफ C मेरे पास आ रहा है $1। इसका मतलब क्या हुआ कि $15 की मेरे पास इनकम बची हुई है। $15 की मेरे पास इनकम बची हुई है। $1 का क्लोथिंग है, मैं कितने खरीद सकता हूँ? और इससे ये बोला हुआ है कि आई एम स्पेंडिंग ऑल माई
आई एम स्पेंडिंग ऑल माई इनकम, आई एम स्पेंडिंग ऑल माई इनकम। इसका मतलब क्या हुआ कि बड़ी सिंपल सी यहाँ पर अब बात हो गई है कि भाई $1 का क्लोथिंग है, $15 मेरे पास बचे हैं, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है, मैं 15 खरीद सकता हूँ। तो इसको अगर मैं एक्स रख के इसको इज इक्वल टू $15 कर दूंगा ना, तो मैं $15 डिवाइड बाई $1 करूंगा तो मेरे पास आंसर 15 ही आना है। इसका मतलब क्लोथिंग जो है वो $1 का है और मैं क्वांटिटी इसकी 15 खरीद सकता हूँ, तो बी इज द राइट आंसर। समझ आया तो सवाल? तो मैंने क्या करा, लंबी करी है बस, यही तरीका है इसका करने का, और कोई तरीका नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, अब जो लेट आए ना वो रिकॉर्डिंग से देखेंगे, अब ये मैं रिपीट नहीं कर सकता यार, लंबी हो जाएगी बहुत। क्वेश्चन 3 देख लो। क्वेश्चन 3 कह रहा है फॉर द पर्पसेज ऑफ मेजरिंग द इनकम इफेक्ट ऑफ अ चेंज इन द प्राइस ऑफ अ गुड व्हाट इज नॉट हेल्ड कांस्टेंट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम जब सब्सटीट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट जब निकालते हैं, सही सुनना जरा गौर से, तो जब हम सब्सटीट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट निकालते हैं, तो आपको शायद ये चीज याद हो, मैं सब्सटीट्यूशन इफेक्ट करते हुए ये चीज अज्यूम करता हूँ कि इनकम इज अनचेंज, ऐसा ही है। मैं सब्सटीट्यूशन इफेक्ट जब निकाल रहा होता हूँ तो उस टाइम पे मैं अज्यूम करता हूँ कि इनकम इज अनचेंज, क्योंकि फिर हम इमेजिनरी बजट लाइन बनाते हैं, अगर आपको याद हो। पर जब हम इनकम इफेक्ट निकाल रहे होते हैं वहां पर हम इनकम को थोड़ी अनचेंज रखते हैं, सही है। मतलब इनकम इफेक्ट निकालने के लिए आप इनकम को तो अनचेंज ही रख सकते हैं। अब मसला यहाँ पर क्या है, देखो, कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस कांस्टेंट है, रिलेटिव प्राइसेस जो है कांस्टेंट है। मसला यहाँ पर क्या है कि कौन सी इनकम कांस्टेंट नहीं होती, मनी इनकम के रियल इनकम, ये बताओ मुझे। ऐसी कौन सी चीज है जो यहाँ पर कांस्टेंट नहीं होती? मनी इनकम, मनी इनकम का मतलब नॉमिनल, रियल इनकम कांस्टेंट नहीं होती। क्यों? क्योंकि इस चीज को आप समझो, चेंजेस इन प्राइस अफेक्ट्स रियल इनकम। अगर आपको ये फॉर्मूला भी याद हो, फॉर्मूला क्या होता है, रियल इनकम का परसेंटेज इज इक्वल टू नॉमिनल इनकम का परसेंटेज माइनस इन्फ्लेशन का परसेंटेज। अब इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, प्राइस का चेंज। तो हम जब रियल निकालते हैं तो रियल क्या होता है, रियल इज एडजस्टेड विद इन्फ्लेशन। एडजस्टेड विद इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, इट इज एडजस्टेड विद प्राइस। तो जब प्राइस चेंज होगी तो रियल इनकम पे तो अफेक्ट आएगा, तो रियल इनकम इज नॉट हेल्ड कांस्टेंट, तो डी इज द राइट आंसर। क्लियर है कोई मसला? सही है, तो नॉट हेल्ड कांस्टेंट क्या है, रियल इनकम, क्योंकि प्राइस के चेंज होने की वजह से रियल इनकम पे अफेक्ट आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। The diagram shows the total product of labor for a firm whose only variable factor is input is labor। सिर्फ एक फैक्टर वेरिएबल है, याद है? All FOPs are fixed except one। All factors of production are fixed except one। तो कौन सा होता है ये? शॉर्ट रन की बात हो रही है यहाँ पे। किसकी बात हो रही है? शॉर्ट रन की। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्मॉल फर्म्स की। तो ये कौन सी थ्योरी है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स की थ्योरी है। ठीक है, पर मेरे लिए आपको ये बताना बहुत आसान है कि इसका आंसर जो है, टोटल प्रोडक्ट का शेप ऐसा जो है वो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस में बनता है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस को दूसरे लफ्जों में क्या बोलते हैं? डिमिनिशिंग रिटर्न्स। पर मैं आपको इसका पूरा रिवाइज करा रहा हूँ, अगर कोई दूसरा एक्सपेक्ट भी आ जाता है सवाल का तो फिर कैसे होगा। देखो, रूल याद कर लो, जिस तरह यूटिलिटी में रूल बताया था ना, यहाँ पर भी रूल होता है। अगर मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर बढ़ रहा है ना, तो इस पॉइंट पे मेरा टोटल प्रोडक्ट भी बढ़ रहा होता है, पर जिस रेट से वो बढ़ रहा होता है वो रेट कौन सा होता है? इंक्रीजिंग रिटर्न होता है। जब मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर गिर रहा होता है तो इसको हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। डिमिनिशिंग रिटर्न्स का मतलब ही यही है, व्हेन ईच फैक्टर ऑफ ईच लेबर प्रोड्यूसेस लेस देन द प्रीवियस वन। ठीक है, तो इस पॉइंट पे भी मेरा टोटल प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा होता है, टोटल प्रोडक्ट ऑफ लेबर बढ़ रहा होता है, पर जिस रेट से वो बढ़ रहा होता है वो किस रेट से बढ़ रहा होता है? डिक्रीजिंग रेट। जिधर मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर जीरो हो गया वहां पर मेरा टोटल प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा? मैक्सिमम। और जिधर मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर नेगेटिव हो गया वहां पर मेरा टोटल प्रोडक्ट हो जाएगा फॉल। अब आपको एक और चीज यहाँ पर याद होनी चाहिए कि ये डिक्रीजिंग रेट होता है, ये इंक्रीजिंग रेट होता है, याद है? दिस इज डिक्रीजिंग रेट एंड दिस इज इंक्रीजिंग रेट। अब आप उसको देख लो, इनिशियली अगर मैं इसको बीच में से ब्रेक करता हूँ
इनिशियली आप देख लो कि मेरा टोटल प्रोडक्ट जो है वो बहुत इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, क्योंकि इनिशियली मेरा एमपी बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है, पर बाद में जब मेरा एमपी गिरना शुरू होता है तो देखो टीपी अभी भी बढ़ रहा है, बट डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है, देखो डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है। क्लियर? तो दिस इज इंक्रीजिंग रेट, दिस इज डिक्रीजिंग रेट। अब डिमिनिशिंग मार्जिनल डिसयूटिलिटी ऑफ वर्क और इंक्रीजिंग मार्जिनल डिसयूटिलिटी ऑफ वर्क, इसका कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, ये प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, टेक्निकल डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल एक स्मॉल फर्म को होते ही नहीं है, स्केल का मतलब ही लार्ज स्केल होता है, तो ये लार्ज फर्म्स को हो सकता है, ये स्मॉल फर्म को कभी होता ही नहीं है। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी एक बहुत रिपीटेड एमसीक्यू है, जो कि बहुत पहले आता था और आजकल ये आ नहीं रहा है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज ऑफ A2। तो ये भी इसका तरीका एक बार सीख लो, ये जितना भी आपको घुमा लेगा फिर आप फंसोगे नहीं, मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ इसकी। अ फर्म ऑपरेट्स अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन बोथ प्रोडक्ट एंड फैक्टर मार्केट्स। इसका मतलब जो मेरा मार्केट स्ट्रक्चर है वो भी परफेक्ट कंपटीशन है, और जो मेरा लेबर मार्केट है, फैक्टर मार्केट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर नॉर्मली लेबर मार्केट ही होता है, जो मेरा लेबर मार्केट है वो भी परफेक्ट है। आपको याद होगा जब मैंने लेबर मार्केट आपको पढ़ाया था तो परफेक्टली कंपेरेटिव लेबर मार्केट पढ़ाते हुए मैंने आपको ये चीज सिखाई थी कि अगर लेबर मार्केट परफेक्ट है तो उसका मार्केट स्ट्रक्चर भी परफेक्ट होगा। सही है? ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो इसने बोला हुआ है एंड विद लेबर एज द ओनली वेरिएबल फैक्टर इनपुट, इसका मतलब क्लियर कट केस शॉर्ट रन की बात कर रहा है ना ये। इन द डायग्राम द लाइन जे के shows the relation between marginal physical product of labor and the hours worked। ठीक है भाई, when the price of the product is 1.6 the firm uses 3000 hours of labor। अब आप इस चीज को समझो, एक एक करके मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज जो हमने सीखी थी ना लेबर मार्केट में, वो हमने सीखा था एमआरपी, सबसे इंपॉर्टेंट ही यही है। एमआरपी होता है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय मार्जिनल रेवेन्यू, क्योंकि परफेक्टली कंपेरेटिव मार्केट है। मार्केट स्ट्रक्चर अगर आप देखो, देखो मैं पूरी डिटेल बता रहा हूँ इसकी। आपको याद है मिस्टर डॉब बनाते थे जब हम मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ते थे परफेक्ट कंपटीशन का, उसमें प्राइस और एमआर क्या होते थे? इक्वल होते थे ना, मिस्टर डॉब बनता था, प्राइस और एमआर इक्वल होते थे। तो अभी मैं यहाँ पर अगर आपको कह रहा हूँ कि एमआरपी इज फिजिकल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय एमआर, तो ये बात तो क्लियर है ना कि एमआर इज प्राइस, यही बात है ना, मार्जिनल रेवेन्यू इज प्राइस, सिंपल सी बात है। अच्छा भाई, मुझे जो है वो यहाँ पर इस चीज को डिटरमिन करना है कि जब हम परफेक्टली कंपेरेटिव लेबर मार्केट की बात करते हैं तो वहां पर एक अजम्पशन होती है कि दे ऑपरेट एट प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आपको याद है प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है एमआरपी इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर। अब एक और चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, जब हम लेबर मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन का डायग्राम बनाते थे तो हम वाई एक्सिस पे लिखते थे वेजेस और एक्स एक्सिस पे लिखते थे क्वांटिटी ऑफ लेबर, एंड दिस वाज वेज। तो सप्लाई ऑफ लेबर इज इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर विच इज इक्वल्स टू द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर। तो एक बात यहाँ पर और समझ आ गई कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर एंड वेजेस आर इक्वल, मार्जिनल रेवेन्यू एंड प्राइसेस आर इक्वल। इसका मतलब मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर जो है वो वेज के बराबर होती है। तो मैं एमआरपी इज इक्वल्स टू वेज करूं या एमआरपी इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर करूं, बात तो एक ही है। अब यहाँ पर मुझे इसने जो है ना वो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट दी हुई है, मुझे ये चीज पता है कि प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज मार्जिनल रेवेन्यू, क्योंकि प्राइस और एमआर इक्वल होते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर जो है ना वो सबसे पहले निकालूंगा एमआरपी। अब एमआरपी निकालने के लिए मुझे मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट चाहिए, इसलिए मुझे ये चीज बताई हुई है कि 3000 घंटे काम हो रहा है। अगर 3000 घंटे काम हो रहा है तो इसके हिसाब से जो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट होगा ना वो 4 होगा, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 4। मार्जिनल रेवेन्यू मुझे पता है विच इज द प्राइस, ऐसा ही है, तो प्राइस मेरी आ गई $1.6। जब मैंने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो मेरे पास यहाँ पर आंसर आएगा 6.4। अब ये जो 6.4 है ना ये एमआरपी है, ये 6.4 क्या है, एमआरपी है। अब मुझे यहाँ पर एक चीज पता है कि इसने मुझसे क्या पूछा है, व्हाट इज द आर्ली वेज। मुझे पता है कि मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट इज इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर विच इज इक्वल टू द वेज। इसका मतलब अगर मैं इस एमआरपी को एमसीएल के इक्वल करता हूं और एमसीएल अगर वेज की इक्वल है, इसका मतलब ये 6.4 वेज होगी। तो इस हिसाब से मेरा आंसर जो है वो डी बनेगा। वहां पर नहीं हो सकता इसमें बेटा, ये वहां पर एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर वेज होती है, समझ रहे हो? वहां पर एसीएल और एमसीएल अलग अलग होते हैं, इम्परफेक्ट कंपटीशन में ये अप्लाई नहीं होता, तभी वो आपसे कभी पूछेगा भी नहीं इस तरह। इम्परफेक्ट कंपटीशन में मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर और एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर अलग अलग होते हैं। आपको याद होगा इम्परफेक्ट लेबर मार्केट का जब डायग्राम बनाते थे सबसे पहला स्टेप ही होता था कि भाई एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर अलग बनाना है जो कि वेज के इक्वल होता है, और एमसीएल ये होता है। तो इम्परफेक्ट में सिनेरियो बिल्कुल अलग है, मिक्सअप ना करो उसको।
अब ये सवाल आपको बहुत तरीकों से वो घुमा के दे सकता है, बहुत तरीकों से। कभी कभार क्या करेगा बताऊं, कभी कभार एमआरपी दे देगा, ये भी दे देगा, ये पूछ लेगा। लॉजिक सेम ही अप्लाई होनी है, लॉजिक सेम ही अप्लाई होनी है। कभी कभार ये दे देगा, ये दे देगा, इसको गायब कर देगा। फिर असल गेम ये, जिधर तुम्हें ये दो चीजें समझ आ गई ना कि एमआर और प्राइस इक्वल है और एमसीएल और बेस इक्वल है, वहां आपकी गेम स्ट्रॉन्ग। तभी मैंने ये दो डायग्राम्स भी आपको बना के दिए। ये परफेक्टली कंपेरेटिव मार्केट स्ट्रक्चर है, ये परफेक्टली कंपेरेटिव पेपर मार्केट। क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहा है द डायग्राम शोज एन इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, ही इज ऑफर्ड अ जॉब व्हिच वुड रिक्वायर हिम टू वर्क 40 आवर वीक। तो 40 आवर वीक काम करने का मतलब है कि मैं 40 घंटे काम कर रहा हूँ, तो मुझे जो भी देखना है ना यहाँ से देखना है, ठीक है। Which area measures the lowest amount he would have to be paid per week to get him to accept this job offer। इसका मतलब ये ट्रांसफर अर्निंग की बात कर रहा है। ट्रांसफर अर्निंग क्या होती है? इट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो करंटली वो पैसे कमा रहा होगा एटलीस्ट उतने ही पैसे लेगा ना। द लोएस्ट अमाउंट अ पर्सन वुड एक्सेप्ट एट अ जॉब इज वॉट ही वॉज करेंटली अर्निंग। अगर इस टाइम पे मैं 50,000 रुपये कमा रहा हूँ, तो मैं मिनिमम अमाउंट जो अपनी नई जॉब से मांगूंगा वो 50,000 ही मांगूंगा। इससे कम में तो मैं जाऊंगा ही नहीं ना, ऑब्वियस सी बात है। इसका मतलब ये मुझसे ट्रांसफर अर्निंग पूछ रहा है। अब अगर आप अपनी तरफ से डायग्राम बना लो और आप यहाँ पर लिख लो वेज, यहाँ पर लिख लो क्वांटिटी ऑफ लेबर, और यहाँ पर लिख लो सप्लाई ऑफ लेबर, और ये आपका ओरिजिन आ गया। तो यहाँ पर अगर मैं वेज और क्वांटिटी ऑफ लेबर निकाल भी लेता हूँ, तो यहाँ मैंने लिख दिया वेज, ये मेरा आ गया क्वांटिटी ऑफ लेबर, और ये मेरा आ गया पॉइंट है। मुझे पता है कि ऊपर वाला हिस्सा इकोनॉमिक रेंट है, नीचे वाला हिस्सा ट्रांसफर अर्निंग है। इसका मतलब सप्लाई कर्व के नीचे वाला जितना भी हिस्सा है ना वो ट्रांसफर अर्निंग होता है। इसका मतलब ये सारा जितना भी एरिया है ना, 40 तक, 40 तक देखना है मुझे। ये सारा एरिया जो है ना वो मेरा ट्रांसफर अर्निंग है। इसका मतलब इसमें कौन कौन से दो अल्फाबेट्स आ रहे हैं? एक्स प्लस वाई, ठीक है। आसान है, ये आसान है, इसमें मुश्किल नहीं। क्वेश्चन नंबर 7। अब 7 में ये भाई साहब कह रहे हैं व्हाट रिलेशनशिप डज अ फर्म्स लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन डिस्क्राइब। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? क्यू इज इक्वल्स टू एफ विच इज द फंक्शन ऑफ के कॉमा एल। अब के इज कैपिटल, एल इज लेबर, ये दोनों मिला के इनपुट्स होते हैं। मुझे पता है कि इन द लॉन्ग रन ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल, और ये मुझे आउटपुट देते हैं। फिर मैं याद है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रिटर्न्स करता था। अगर मेरा इनपुट 100% है और मेरा आउटपुट 200% है, इसका मतलब इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल विच विल लीड टू इकोनॉमी ऑफ स्केल। अगर मेरा इनपुट 100% है और आउटपुट 100% है, तो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल वेयर द एवरेज कॉस्ट विल रिमेन अनचेंज्ड। अगर मेरा इनपुट 100% है और मेरा आउटपुट 50% है, तो दिस लीड्स टू डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल विच विल लीड टू डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल। याद है? तो क्या आंसर है इसका? द फर्म्स आउटपुट एंड द क्वांटिटीज ऑफ लेबर इनपुट्स एम्प्लॉयड। The firm's long run average cost? No. The firm's long run average cost? No. The prices? No. सही है, 7 का आंसर है जाएगी। Question number 8. The table shows a firm's total and marginal cost. What is the average fixed cost of producing 6 units? देखो एवरेज का मतलब होता है पर यूनिट, सही है। मुझे अगर एवरेज फिक्स कॉस्ट चाहिए तो इसका मतलब मैं अपनी टोटल फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ यूनिट से। अब अगर आप नोटिस करो, एक चीज आपको याद होनी चाहिए बड़ी बेसिक, एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट। क्योंकि एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट द ओनली कॉस्ट यू पे इज द फिक्स कॉस्ट। क्योंकि अगर आपको टोटल फिक्स कॉस्ट का डायग्राम याद हो, वो शुरू ही यहाँ से होता है, वो शुरू ही यहाँ से होता है, याद है? अब मसला ये है कि इसने कहानी मन से शुरू करी दी है, इसने कहानी मन से शुरू की हुई है। अब मेरे लिए आसान है, मेरे लिए क्यों आसान है? मैं यहाँ पर जीरो अगर लिख दूँ, इसलिए मुझे मार्जिनल कॉस्ट 40 दिया हुआ है। अगर मैं इस 40 को 340 में से माइनस कर दूंगा, मेरे पास फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। क्योंकि अगर एडिशनल कॉस्ट 40 है, तो ये 300 होगा ना, तभी तो ये 40 आया है। सोचने वाली बात है ना। ये 300 होगा तभी तो ये 40 आया है एडिशनल। क्योंकि एडिशनल मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। ऐसा ही है ना। अगर चेंज इन टोटल कॉस्ट मुझे नहीं पता, मुझे पता है, बल्कि चेंज इन टोटल कॉस्ट मुझे पता है, बल्कि चेंज इन टोटल कॉस्ट मुझे नहीं पता, सॉरी, चेंज इन टोटल कॉस्ट मुझे नहीं पता, मुझे क्वांटिटी पता है, क्वांटिटी 1 का चेंज है।
और मार्जिनल कॉस्ट मेरी $40 है, तो क्लियर कट सी बात है कि $40 इज द चेंज इन टोटल कॉस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे टोटल फिक्स कॉस्ट चाहिए तो मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं 340 में से $40 को माइनस करूंगा, मेरी $300 की फिक्स कॉस्ट है। अब इस $300 की फिक्स कॉस्ट को अगर मैं 6 यूनिट से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो मेरी एवरेज फिक्स कॉस्ट है, विच इज $50। क्लियर है? MCQ नंबर 9। A firm experiences external diseconomies of scale and decreasing returns to scale। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल जो होता है ना, उससे मेरा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट शिफ्ट होता है, अगर आपको याद हो, और वो अपवर्ड शिफ्ट होता है। पर ये जो डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है, इसका मतलब क्या है? डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का मतलब ये हुआ कि मेरा इनपुट जो है वो 100% है। जैसे मैंने अपने सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सेम प्रोपोर्शन से बढ़ा दिए। स्केलिंग का मतलब यही होता है ना। स्केलिंग का मतलब क्या होता है? आपने अपने सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को सेम प्रोपोर्शन से बढ़ाया, 100% से बढ़ा दिया, और उन सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ा के जो मेरा आउटपुट आया है ना, वो 50% से आया है। तो 100% का इनपुट, 50% का आउटपुट। अगर मैं यहाँ पर एवरेज टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला भी लगाऊंगा ना, विच इज टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई क्वांटिटी, तो मेरे इनपुट्स जो हैं, विच इज माई कॉस्ट, 100% से बढ़ रही है, और मेरी जो क्वांटिटी है वो 50% से बढ़ रही है। इसका मतलब क्लियरली मेरी एवरेज टोटल कॉस्ट बढ़ रही है। तो आपको याद होगा, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल लीड्स टू इंटरनल डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। और इंटरनल डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल में मेरे LRAC के ऊपर जो है ना, वो एक अपवर्ड मूवमेंट आती है। वो क्या मूवमेंट आती है? अपवर्ड मूवमेंट आती है। अगर मैं ग्राफिकली दोनों को कंपेयर करके दिखाऊं तो किस तरह बनेगा? मैंने रिक्वायरमेंट पढ़ी भी नहीं है, मैं आपको खाली भी अपनी नॉलेज दे रहा हूँ जो मैं दे सकता हूँ। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, ये जो ऊपर की तरफ मूवमेंट आ रही है ना, दिस इज इंटरनल डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। दिस इज व्हाट? इंटरनल डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। और अगर मैं इस LRAC को पूरा ऊपर शिफ्ट कर दूं तो दिस इज एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। How would these changes be illustrated on the cost curve? So shift in the long run average cost curve, upward. Movement along the long run average cost, upward. Yeah. आइए बढ़ जाओ आगे, जाग रहे हो? अभी तो आने हैं मुश्किल सवाल और आगे। ले रहे हैं यहाँ तक। ये तो मुश्किल नहीं है, तो आसान है यार। क्या है, क्या है इसमें? कुछ है ही नहीं। अच्छा ये देखो, द डायग्राम शोज द डिमांड कर्व फॉर अ फर्म्स प्रोडक्ट, विच डायग्राम डिपिक्ट्स, पता नहीं क्या लिखा है, डिपिक्ट्स द शेप ऑफ द फर्म्स कॉरेस्पॉन्डिंग टोटल रेवेन्यू कर्व। अब डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व बना हुआ है इम्परफेक्ट कंपटीशन का। तो ये तो बिना सोचे बगैर मैं जो है ना वही वाला डायग्राम बना लेता हूँ, जो लीनियर डिमांड कर्व अपन नहीं बनाते बार बार। तो ये लीनियर डिमांड कर्व बना लिया। यहाँ पर लिखा प्राइस, यहाँ पर लिखा क्वांटिटी, टोटल रेवेन्यू, क्वांटिटी। डिमांड कर्व के ऊपर वाला हिस्सा इलास्टिक है, बीच वाला यूनिटरी, आखिरी वाला इलास्टिक है। अलॉन्ग द डिमांड कर्व पीडी डिमिनिश होती है, याद है? फिर मिड पॉइंट से मैं एक लाइन निकालता हूँ। अगर मैं इलास्टिक वाले पोर्शन में प्राइस को कम करूंगा तो रेवेन्यू बढ़ेगा ड्यू टू द नेगेटिव रिलेशनशिप, और अगर इन इलास्टिक वाले पोर्शन में प्राइस को कम करूंगा तो रेवेन्यू कम होगा ड्यू टू द पॉजिटिव रिलेशनशिप। सिंपल बात है। और इस पॉइंट पे मेरा टोटल रेवेन्यू मैक्सिमाइज होगा, बिकॉज जब आपकी डिमांड यूनिटरी होती है ना, तो उस टाइम पे आपका MR 0 होता है, याद है? तो ये बात तो क्लियर है कि इसका टोटल रेवेन्यू का जो शेप है ना, वो कुछ इस तरीके का होगा। सी इज द राइट आंसर। पर बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। देखो ये तो बड़ा यूजलेस ऑप्शन है, डी, इसको तो हटा दो। ये वाला कौन सा है, ये बता सकते हैं कोई? ऑप्शन ए कौन सा है, बता सकते हो? ये कौन से केस में होता है? क्वांटिटी और रेवेन्यू का प्रोपोर्शनेट चेंज कब होता है? ये परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में होता है, जब हम उसकी बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन की। याद है? और ये वाला किस में होता है, जिधर रेवेन्यू चेंज ही नहीं हो रहा? कौन सा है ये? यूनिटरी है। जिधर तुम प्राइस जितने से भी चेंज करो, क्वांटिटी उतनी से ही चेंज होगी, रेवेन्यू विल रिमेन द सेम। सब पता होने चाहिए। सब पता होंगे तब जाके आप MCQs करोगे। 30 MCQs हैं, 120 कॉन्सेप्ट पूछ रहा है आपसे। सब पता होने चाहिए तब जाके मार्क्स आएंगे। सही ऑप्शन निकालना ना बड़ी बात नहीं होती। गलत ऑप्शन क्यों है, जब वो आपको पता चलते हैं ना, तो आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो अपने आंसर पे। 1.25 घंटे ना किसी वजह से देता है वो A2 के पेपर में,
तो टाइम पूरा यूटिलाइज करना है। आधे घंटे में करके बैठ जाओगे ना, आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है, क्योंकि उस जो बचे हुए 45 मिनट होंगे ना, उसमें आप अपने सारे सही आंसर गलत कर दोगे, क्योंकि ओवर थिंकिंग करता है बच्चा। पेपर ही 1.25 घंटे में खत्म करो, 5 मिनट पहले समझ आती है। क्वेश्चन नंबर 11, द फर्म इन एन इंडस्ट्री ऑल प्रोड्यूस अ होमोजीनियस प्रोडक्ट, आइडेंटिकल प्रोडक्ट, बट ईच फर्म इज एबल टू इन्फ्लुएंस द प्राइस चार्जेस फॉर इट्स ओन प्रोडक्ट। अब देखो, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स ना दो केसेस में हो सकते हैं, एक ओलिगोपोली में हो सकता है, क्योंकि ओलिगोपोली में आइडेंटिकल भी होते हैं और डिफरेंशिएटेड भी होते हैं, और एक परफेक्ट कॉम्पिटिशन में होता है। पर इसने आगे एक बात बड़ी अच्छी कर दी कि एबल टू इन्फ्लुएंस द प्राइस इट चार्जेस। पर परफेक्ट कॉम्पिटिशन में यू कैन नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस यू कैन चार्ज, बिकॉज दे आर प्राइस टेकर। ओलिगोपोली, दे आर प्राइस मेकर, ये अपनी प्राइस खुद डिसाइड करते हैं, बिकॉज दे आर लार्ज फर्म्स, 3 to 4 लार्ज। परफेक्ट कॉम्पिटिशन आंसर हो सकता है, पर क्योंकि वो प्राइस टेकर होते हैं तो तभी आंसर ये नहीं हो सकता। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का सवाल ही पैदा नहीं होता, वहां पर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, वहां पर तो भाई ऐसा कोई सीन ही नहीं है। ओलिगोपोली इज द राइट आंसर। अच्छा, मोनोपोली भी नहीं हो सकता, क्योंकि मोनोपोली के यूनिक प्रोडक्ट्स होते हैं, वो भी आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स नहीं बेचते। और ऑल प्रोड्यूस लिखा हुआ है, फर्म्स लिखा हुआ है, यहाँ पर तो होता ही सिंगल सेलर है। यूएसपी होती है और सिंगल सेलर होता है, बिकॉज हमारे सिलेबस में जो मोनोपोली है ना, वो प्योर मोनोपोली है नॉर्मली, अगर देखा जाए इस सवाल के अकॉर्डिंग तो ओलिगोपोली आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, देखो आसान है, को 10 पे टाइम नहीं लगा रहा। Question number 12, the diagram shows the cost and revenue curves of a monopoly. What is the firm's objective if it produces at OX? अगर मैं X पे ऑपरेट कर रहा हूँ तो क्लियरली समझ आ रहा है कि MR जो है ना, वो जीरो है। और MR जीरो होने का मतलब है कि मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर है सेल्स रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना। क्योंकि अगर आपको याद हो, जब मार्जिनल रेवेन्यू जीरो होता है ना, तो टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होता है। इसका मतलब मेरी इलास्टिसिटी जो है ना, वो इज इक्वल्स टू 1 है। यूनिटरी डिमांड वाला सिनेरियो चल रहा है यहाँ पे, सही है। To achieve normal profit, no, because normal profit is at average total cost is equals to average revenue. To maximize profit, no, because maximize profit it has MC is equals to MR. To maximize total revenue, yes. To minimize average cost, no, because वो फिर एवरेज टोटल कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट पे होगा। मतलब मैं सारे पॉइंट्स अगर आपको मार्क करके भी दिखाऊं ना, ये वो पॉइंट है जहाँ पर एटीसी और एआर इक्वल होते हैं, ये वो पॉइंट है जहाँ पर एमसी और एमआर इक्वल होते हैं, और ये वो पॉइंट है जहाँ पर आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट मिनिमम होती है। तो ये आपका प्रोडक्टिव एफिशिएंसी है, ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग है, और ये इसको ना ये भी कहते हैं सेल्स वॉल्यूम मैक्सिमाइजेशन होता है ये, सब्जेक्ट टू नॉर्मल प्रॉफिट। और एक और चीज होती है यहाँ पे, बता सकते हो एक और चीज क्या होती है यहाँ पे? परफेक्ट कंटेस्टेबिलिटी, जहाँ पर आपकी संक कॉस्ट, जहाँ पर आपकी संक कॉस्ट क्या हो जाती है? जीरो। जहाँ पर फ्री एंट्री एंड एग्जिट हो जाता है। A monopoly being a monopoly can not act as a monopoly, यार, potential threat of competition. Question number 13, द टेबल शोज द इन्फॉर्मेशन अबाउट अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म। इसका मतलब एमसी इज इक्वल्स टू एमआर पे ऑपरेट करता है। व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द फर्म्स बिहेवियर? अब यहाँ पर देखें ना, एक चीज समझ आ रही है कि ये हमसे पूछ रहा है कि वेदर दे शुड शट डाउन और नॉट। क्लियर कट बात है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म है, ये एवरेज रेवेन्यू है, बिकॉज प्राइस इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू, और इसने प्राइस पर यूनिट लिख दिया है। ठीक है, तो प्राइस इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी। टोटल रेवेन्यू इज प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी डिवाइड बाय क्वांटिटी। तो क्यू क्यू आपस में कट जाएगा, सिर्फ प्राइस बच जाएगी। तो दिस इज माय एवरेज रेवेन्यू। ये मेरी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है। पर यूनिट का मतलब क्या हुआ? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। अब आप क्लियरली ये देख लो कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा है, एवरेज रेवेन्यू कम है। इसका मतलब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू, सीधी साफ बात है। तो क्लियर कट उसको शट डाउन कर देना चाहिए, वो तो अपना डेली बेस खर्चे भी नहीं निकाल पा रहा। तो इट शुड क्लोज डाउन इमीडिएटली बिकॉज इज नॉट कवरिंग द एवरेज कॉस्ट। नो, अगर एवरेज कॉस्ट कवर कर रहा होता, मेन गेम एबीसी की होती है। शट डाउन के डिसीजन जब आप लेते हो ना, यू हैव टू लुक एट एबीसी। तो बी इज द राइट आंसर। शुड कंटिन्यू प्रोडक्शन का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो पूरी जेब से भर ही रहा है। वेरिएबल कॉस्ट पे अपनी जेब, डेली ऑपरेशंस के खर्चे भी अपनी जेब से भरोगे तो क्यों आप और धंधा ऑपरेट करोगे? बेवकूफी है ये तो। क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन विल अ सोसाइटी हैव अचीव्ड एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम? इक्विटेबल, इक्विटी का मतलब क्या होता है? इक्विटी का मतलब होता है फेयरनेस, सही है। When all individuals have equal job opportunities, this is equality. When all workers are paid wages equal to their marginal value of product, equality. When the incomes within the society are equally distributed, this is equality.
तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज फेयर, दिस इज इक्विटी। लाजमी तौर पे क्लास के बाद जो है डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड इक्वालिटी जो है वो रिवाइज कर लेना। मैं हमेशा यहाँ पर एक ही एग्जांपल देता हूँ अपने बच्चों को, मैंने आपको पढ़ाते हुए भी दी थी। भाई आप एक मस्जिद से नमाज पढ़ के निकले, सही है, अगर आप मुसलमान हो, सही है, तो आपके सामने दो भिखारी आए। अब वो दोनों भिखारी आपके सामने आए, एक भिखारी ए है और दूसरा भिखारी बी है। आपकी जेब में पड़े हैं 100 रुपए, दो 50 के नोट हैं। आपने क्या करा, इस भिखारी को भी 50 रुपए दे दिए, इस भिखारी को भी 50 रुपए दे दिए। ये मैंने क्या करा है, ये इक्वालिटी है। ये क्या है, दिस इज इक्वालिटी, मैंने दोनों को इक्वल पैसे दे दिए। बाद में मुझे पता चला कि भिखारी ए जो है ना, उसको पैसों की बहुत जरूरत थी, उसको पैसों की बहुत जरूरत थी, उसको अपने घर पे जो है ना वो खाना लेके जाना था, और उसके घर पे लोग भी ज्यादा थे। भिखारी बी जो था ना वो चरसी था, उसको नशे करने थे। अब क्या मैंने फेयर करा, मैंने फेयर नहीं करा, मैंने फेयरनेस नहीं करी, दिस वॉज नॉट फेयर। तो फेयरनेस में, इक्विटी में और इक्वालिटी में बहुत फर्क होता है। तो काइंडली ये कॉन्सेप्ट आपका पक्का होना चाहिए। दिस वॉज दी ओनली एमसीक्यू जहां पर एग्जामिनर ने ये कहा था एग्जामिनर रिपोर्ट में कि मेरी आदत है मैं एग्जामिनर रिपोर्ट देखता हूँ, तो यहाँ पर उसने लिखा हुआ था दिस वॉज दी ओनली एमसीक्यू जो मेजोरिटी बच्चों ने गलत किया था। मतलब इस पेपर में देखो और भी कितने मुश्किल सवाल हैं, पर ये वाहिद ऐसा सवाल था जो मेजोरिटी बच्चों ने गलत किया था। सही है? तो 14 का आंसर है। सही है, ये रिपीट होते हैं। देखो इन दी एंड अगर आपने वेरिएंट टू, जो वेरिएंट टू वाले बच्चे हैं ना, अगर आपने वेरिएंट टू कर लिया ना 2010 तक, मिनिमम 8 एमसीक्यू आपके रिपीट होंगे। अगर आपने वो एमसीक्यू बुकलेट 19 देख ली, 19 वीडियोस, फिर आप समझो 10 एमसीक्यू रिपीट होंगे, आपको 20 करने होंगे। और 2023 के जो पेपर्स अब तक जो मैंने देखे हैं वो बहुत आसान है, मैंने आपके साथ करे हैं, वो मैंने आधे आधे घंटे में करा दिए। मुझे इन पेपर्स में 50 मिनट या 1 घंटा लगता है, उससे ही पता चल रहा है डिफिकल्टी लेवल का फर्क क्या है। क्वेश्चन नंबर 15, द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस अ मिनिमम वेज above the equilibrium market wage rate। ग्राफ बना लेते हैं, आसानी हो जाती है बहुत। तो दिस वाज इक्विलिब्रियम, सप्लाई ऑफ लेबर, डिमांड फॉर लेबर, वेज और क्वांटिटी ऑफ लेबर। ठीक है, तो आप देखो ये इक्विलिब्रियम वेज है, वेज क्वांटिटी ऑफ लेबर। अब मिनिमम वेज अबव द इक्विलिब्रियम लगा दी, बिल्कुल बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप अबव द इक्विलिब्रियम मिनिमम वेज लगाते हो ना, तो आप देख लो क्लियरली नजर आ रहा है कि सरप्लस हो गया है, क्वांटिटी डिमांड पीछे, क्वांटिटी सप्लाइड आगे। तो क्वांटिटी डिमांड फॉर लेबर इज ग्रेटर देन दी क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ, सॉरी उल्टा लिख दिया, क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ लेबर इज ग्रेटर देन द क्वांटिटी डिमांड फॉर लेबर। तो क्लियरली यहाँ पर सरप्लस ऑफ वर्कर्स हो रहा है, और इस सरप्लस ऑफ वर्कर्स को क्या बोलते हैं, हाउ विल दिस अफेक्ट लो पेड वर्कर्स। अब लो पेड वर्कर्स पे क्या अफेक्ट आएगा, ऑल दोज इनिशियली इन एम्प्लॉयमेंट विल रिसीव द न्यू गारंटीड मिनिमम वेज रेट। नो, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट भी होगी, कुछ लोगों की नौकरियां जाएंगी। फ्यूअर ऑफ दोज नॉट ऑलरेडी इन एम्प्लॉयमेंट विल एंटर द लेबर फोर्स। लो पेड वर्कर्स की बात कर रहा है ये, दिस कैन नॉट बी एन आंसर। देयर विल बी एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ लो पेड वर्कर्स इन एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट होगी। some low paid workers will lose their job, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, सिंपल सी बात है। है कोई मसला, 15 का डी। क्वेश्चन नंबर 16, अ कंट्री स्टील प्रोड्यूसर्स आर मेंबर्स ऑफ अ कार्टेल। कार्टेल क्या होता है, जब आप आपस में मिलके मोनोपोली बना लेते हैं, ओलिगोपोली में होता है, ये ग्रुप होता है कार्टेल। ये मिलके सारे ना, जैसे 3 4 ओलिगोपोली फर्म्स जो है ना वो आपस में मिल जाती हैं, मिलके एक कार्टेल बनाती हैं, मोनोपोली बनाती हैं, और आउटपुट को रिस्ट्रिक्ट करती हैं। मिलके आउटपुट को रिस्ट्रिक्ट करती हैं अकॉर्डिंग टू द कोटा। याद है मैंने बताया था सबको एक कोटा मिलता है अकॉर्डिंग टू द मार्केट शेयर। तो सबको कम कम प्रोड्यूस करना है ताकि मार्केट में शॉर्टेज हो, प्राइस बढ़े और ये लोग प्रॉफिट कमाए। ईच मेंबर इज एलोकेटेड अ प्रोडक्शन कोटा, देखो लिखा हुआ भी है, एक फिजिकल लिमिट दी हुई है सबको, इससे ज्यादा आप नहीं बना सकते क्योंकि मार्केट में शॉर्टेज क्रिएट करनी है। अब वो फिजिकल लिमिट किस बेसिस पे होती है, वो फिजिकल लिमिट होती है ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट शेयर। अगर मेरा मार्केट शेयर इनिशियली ज्यादा था तो आई विल हैव अ लार्जर प्रोडक्शन कोटा, मैं ज्यादा बना सकता हूँ। एंड इनिशियली प्रोड्यूसेस द मैक्सिमम अलाउड अंडर इट्स कोटा, सब अपना मैक्सिमम बना रहे हैं जो कि कोटा में अलाउड है। जैसे अगर मुझे 600 का कोटा मिला है, मैं 600 बना रहा हूँ, इजमा को 400 का कोटा मिला है, इजमा 400 बना रही है, अशर को 300 का मिला है, अशर 300 बना रहा है। सही है, तो जितनी जितनी अमाउंट आपको अलाउ हुई है आप उतना बना रहे हो। सही है। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, एवरेज टोटल कॉस्ट से लेना देना है इसका, and on the industry's profits if the producer industry's profits if the producers are allowed to trade the quotas among themselves।
मुझे एक चीज बताओ, अगर मेरे पास 600 यूनिट्स का कोटा है और मैं अगर 400 यूनिट्स बना रहा हूं, तो मैं क्यों 400 यूनिट्स बना रहा हूं? इसका जवाब बता दो मुझे। मेरे पास 600 यूनिट्स का कोटा है पर मैं सिर्फ 400 बना रहा हूं, मैं क्यों 400 बना रहा हूं खाली? ऐसी क्या वजह है कि मैं सिर्फ 400 बना रहा हूं? सिंपल सा सवाल पूछा है मैंने। बिकॉज आई एम लेस एफिशिएंट। आई एम लेस एफिशिएंट। मैं इतना एफिशिएंट नहीं हूं, मुझे 400 में नहीं बना पा रहा, 400 से ऊपर। हो सकता है मुझे महंगा पड़ रहा है। हो सकता है कि अगर मैं 200 और बना लूंगा तो मुझे नुकसान हो जाएगा। यही मतलब हुआ ना इसका, कि मैं कम कॉस्ट में नहीं बना पा रहा, वरना तो मैं बनाता। इसका मतलब क्या हुआ? द लेस एफिशिएंट द लेस एफिशिएंट फर्म्स विल सेल देयर कोटा। अब मुझसे, मैं, मेरी अगर लिमिट 600 की है और मैं अगर किसी से कोटा खरीदने जा रहा हूं उसका, मैं कहता हूँ कि यार मुझे अपना 200 का कोटा भेज दे, तेरे 200 यूनिट जो तू नहीं बना रहा वो मैं बना लूंगा। तो मैं उससे क्यों खरीद रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि मैं कम कॉस्ट में बना सकता हूँ और मैं ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता हूँ। इसका मतलब द लेस एफिशिएंट फर्म्स विल सेल देयर कोटा टू एफिशिएंट फर्म्स। तो इससे क्या होगा? देयरफॉर द प्रोडक्टिव एफिशिएंसी विल इंक्रीज। समझ आया? तो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी विल मोस्ट डेफिनेटली इंप्रूव। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर दो लोग आपस में कोटा ट्रेड कर रहे हैं तो वो ट्रेडिंग होने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? अगर मैं और आयशा अपना कोटा ट्रेड कर रहे हैं तो सबसे जरूरी चीज क्या है? अगर हम दोनों जब ट्रेड कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? अगर मैं किसी से सौदा करता हूं तो सौदा कब बनता है? नहीं, आपका किसी से सौदा कब बनता है? आप किसी से बकरा ईद में जानवर खरीदने जा रहे हो, आपका सौदा कब बनता है? जब दोनों का फायदा हो। व्हेन बोथ पार्टीज आर इन प्रॉफिट। जब दोनों का प्रॉफिट होगा तभी तो सौदा बनेगा। मैं अगर अपना कोटा बेच रहा हूं तो मैं प्रॉफिट में बेचूंगा ना। सामने वाला मुझसे खरीद रहा है, वो तभी खरीदेगा जब उसका प्रॉफिट बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि बड़ी ऑब्वियस और सिंपल सी बात है, कोटा विल बी ट्रेडेड, कोटा विल ओनली बी ट्रेडेड, द कोटा विल ओनली बी ट्रेडेड व्हेन बोथ पार्टीज बेनिफिट। तो मोस्ट डेफिनेटली जो इंडस्ट्री का प्रॉफिट है वो भी बढ़ेगा। तो फिर ये आंसर समझ आ गया? क्वेश्चन नंबर 70। विच गवर्नमेंट पॉलिसी वुड नॉट बी क्लासिफाइड एज ए रेगुलेशन? अच्छा, अब रेगुलेशन क्या होती है आपको पता होना चाहिए। रेगुलेशन आर रूल्स एंड लॉज। इसको अलग कलर से कर लेते हैं, वरना कंफ्यूजन हो। नॉट क्लासिफाइड एज ए रेगुलेशन। अब रेगुलेशन क्या होते हैं? रेगुलेशन आर रूल्स एंड लॉज। ठीक है। बैन्स ऑन हेरोइन एंड कोकीन कंजम्पशन, कंपलसरी वेयरिंग ऑफ सीट बेल्ट, लाइसेंसेस फॉर एक्सट्रैक्शन, ये जो जितनी भी तीनों पॉलिसीज इसने यहाँ पर बताई हुई है ना, ये सब रेगुलेटरी पॉलिसीज हैं। ये सब रेगुलेटरी पॉलिसीज हैं जहाँ पर रूल्स एंड लॉज आपको फॉलो करने हैं। दीज आर लॉज, दीज आर बेसिकली लॉज, दीज आर नॉट पॉलिसीज, दीज आर लॉज। पॉलिसीज नहीं होती है। टैक्सेशन ऑफ सिगरेट्स ऑन टोबैको प्रोडक्ट्स, दिस इज अ पॉलिसी। दिस इज इकोनॉमिक पॉलिसी टूल। मैं ये नहीं कह रहा कि रेगुलेशन पॉलिसी नहीं होती, पर ये इकोनॉमिक पॉलिसी टूल है, जैसे फिस्कल पॉलिसी है ये। तो आपको फर्क पता होना चाहिए लॉ में और एक नॉर्मल पॉलिसी में। अब ये जिसने लिखा हुआ है ना, बैन हो गया, कंपलसरी वेयरिंग ऑफ हो गया, लाइसेंसेज हो गया, ये सब रेगुलेटरी पॉलिसीज हैं और लॉज हैं। ये मतलब फॉलो करने हैं आपको। टैक्सेशन एक ऐसी चीज है जो कि फोर्सफुली आप पे लगाई जा रही है। दिस इज एन इकोनॉमिक पॉलिसी टूल। ये फिस्कल पॉलिसी है। टैक्सेशन क्या है? फिस्कल पॉलिसी है। तो ये फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी जो है ना, वो रेगुलेशन में नहीं आती, सब्सिडीज रेगुलेशन में नहीं आती। सही है? कोई सवाल है यहाँ तक? अच्छा, एक मेरा आपसे सवाल है, प्राइस कंट्रोल जो होते हैं, प्राइस कंट्रोल्स, मैक्सिमम प्राइस एंड मिनिमम प्राइस, वो क्या होते हैं? वो रेगुलेटरी पॉलिसी है या इकोनॉमिक पॉलिसी है? सिंपल सा सवाल। प्राइस कंट्रोल्स जो होते हैं, मैक्सिमम प्राइस एंड मिनिमम प्राइसेस, वो क्या होती हैं? वो इकोनॉमिक पॉलिसी टूल है या रेगुलेटरी पॉलिसी है? वो रेगुलेटरी पॉलिसी, हमेशा याद रखना। प्राइस कंट्रोल जो होते हैं ना, मैक्सिमम प्राइस मिनिमम प्राइस, ये रेगुलेटरी पॉलिसी है। ये रूल्स एंड लॉज हैं।
भाई अब अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस चार्ज करनी है, बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस चार्ज करनी है, इस प्राइस से ऊपर नहीं जा सकते, इस प्राइस से नीचे नहीं जा सकते। ये क्या है? ये लॉ है, ये रूल है भाई। क्वेश्चन नंबर 18, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल द मनी सप्लाई इन एन ओपन इकोनॉमी जिधर ट्रेड होता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम विल इंक्रीज। अब मुझे मनी सप्लाई इंक्रीज करनी है, कौन से ऑप्शन में इंक्रीज हो रही है देख लेते हैं। डोमेस्टिक बैंक्स इंक्रीज देयर लेंडिंग टू फॉरेन बोरोवर्स, अगर आप फॉरेन बोरोवर्स को पैसा दे रहे हो तो मुल्क से पैसा बाहर जा रहा है, मनी सप्लाई कम होगी। दिस इज नॉट अ राइट आंसर। द सेंट्रल बैंक बाइज फॉरेन करेंसी इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, बी इज द राइट आंसर। व्हाई? बिकॉज इफ अ सेंट्रल बैंक परचेजेस फॉरेन करेंसी, सही है, अगर आप फॉरेन करेंसी खरीदते हो इसका मतलब आप अपनी करेंसी सप्लाई कर रहे हो, क्योंकि जाहिर सी बात है द पेमेंट यू विल मेक विल बी इन योर लोकल करेंसी, तो यू विल नीड टू सेल योर लोकल करेंसी, यू विल नीड टू सेल योर लोकल करेंसी टू परचेज द फॉरेन करेंसी, तो इससे आपकी मनी सप्लाई बढ़ जाएगी बिकॉज पेमेंट आपकी अपनी करेंसी में होगी, तो दिस विल इंक्रीज मनी सप्लाई। द गवर्नमेंट सेल्स बॉन्ड्स टू डोमेस्टिक रेजिडेंट, ये क्या है? मैंने बॉन्ड बेच दिया, मैं गवर्नमेंट हूं, मैंने आपको बॉन्ड बेच दिया, आपके पास बॉन्ड आ गया, मेरे पास पैसे आ गए, इसका मतलब इकोनॉमी से तो पैसा बाहर चले गया ना, मनी सप्लाई कम हो गई। देयर इज एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ इम्पोर्ट, सीधी बात है, इम्पोर्ट्स कर रहे हो, मुल्क से पैसा बाहर जा रहा है, करेंसी फ्लोज बाहर जा रहे हैं, मनी सप्लाई कम होगी, तो बी इज द ओनली राइट आंसर वेयर द मनी सप्लाई इज इंक्रीजिंग, तो 18 का आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 19, विच इज नॉट एन इंजेक्शन, इंजेक्शन क्या क्या होते हैं? इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस एक्सपोर्ट इनटू अ कंट्री सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। इनवर्ड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाय मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, दिस इज एन इंजेक्शन, इंजेक्शन का वेरिएबल जे होता है। प्राइवेट ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है इन्वेस्टमेंट हो रही है, बढ़ रही है इन्वेस्टमेंट, तो जे इज द राइट, मतलब इंजेक्शन है ये। द सेल ऑफ गवर्नमेंट बेंच टू द सेल ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स टू मेंबर्स ऑफ द पब्लिक, अगर मेंबर्स ऑफ द पब्लिक को बॉन्ड्स बेचे जा रहे हैं इसका मतलब पैसा गवर्नमेंट के पास आ रहा है, सर्कुलर फ्लो से पैसा बाहर जा रहा है, मनी सप्लाई कम हो रही है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, पीपल विल सेव मोर विच विल क्रिएट अ लीकेज, मतलब सर्कुलर फ्लो से पैसा बाहर जा रहा है ना, सीधी बात है, दिस मनी विल नॉट बी स्पेंड नाउ क्योंकि आपने गवर्नमेंट को दे दिए, तो दिस इज अ लीकेज, दिस इज नॉट एन इंजेक्शन। wages paid to civil servants, they will spend this money, this is an injection, कंजम्पशन होगी ना, तो 19 का आंसर इस। सवाल, मसला, एमसीक्यू नंबर 20, द नेशनल इनकम इज इनिशियली इन इक्विलिब्रियम, इनिशियली इन इक्विलिब्रियम है, तो इंजेक्शन इज इक्वल टू विड्रॉल कर लेते ना, सही है। इसमें आता है इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस एक्सपोर्ट्स, इसमें आता है सेविंग प्लस टैक्सेस प्लस इम्पोर्ट्स। इफ देयर इज एन इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, अब एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ने का मतलब है जे बढ़ रहा है, with change of equivalent value will restore the national income to the in its initial equilibrium level। अच्छा, अब जे बढ़ गया है, सही है, जे बढ़ गया है, मैं ऐसा क्या करूं कि इक्विलिब्रियम वापसी आ जाए? या तो तुम जे को कम करो, इसको ना ये मैं यहाँ लिख लेता हूँ, थोड़ी ना कंफ्यूजन हो रही है, एक मिनट, एक्सपोर्ट्स बढ़ गए हैं इसका मतलब जे बढ़ गया है, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं वापस इक्विलिब्रियम पे आ जाऊं? या तो जे को वापसी कम करो, या को विड्रॉल को बढ़ा दो, ये दो तरीके हैं मेरे पास, ये दो तरीके हैं मेरे पास, या तो तुम जे को कम करो, या तो इंजेक्शन को कम करो, या विड्रॉल को बढ़ा दो, आपका इक्विलिब्रियम वापसी रिस्टोर हो जाएगा। और डिक्रीज इन इम्पोर्ट्स, विड्रॉल कम हो रहा है, रियल नेशनल इनकम फर्दर इंक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इंजेक्शन कम हो रही है, ऑफसेट हो गया, एंड इंक्रीज इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तुमने जी बढ़ा दिया, मजीद रियल नेशनल इनकम बढ़ जाएगी। रिडक्शन इन टैक्सेशन, टैक्सेशन कम करने का मतलब है विड्रॉल कम करा, मजीद रियल नेशनल इनकम बढ़ जाएगी। समझ आ गया मतलब? क्वेश्चन नंबर 21, अब 21 में ये कह रहा है इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी सी प्लस आई प्लस जी एक्स माइनस एम मीन विद नो, अच्छा गवर्नमेंट भी नहीं है माशाल्लाह से, सी प्लस आई, with no government investment increases by $400 at the new equilibrium level,
कंजम्पशन हैज इंक्रीज बाय 1200. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर? यार ये तो बहुत फॉरी वाला एमसीक्यू है। अच्छा एक काम करते हैं, कैलकुलेटर अपने पास रख लो जरा, ये जल्दी कर लेते हैं वरना से बहुत टाइम लग जाएगा। गौर से सुनना जो बोल रहा हूँ अभी मैं। ये ना इसलिए मेरे को मल्टीप्लायर दिए मैंने। सही है, अब मैं आपको ना एक तरीका करके दिखा रहा हूँ, बाकी आप मुझे बताओगे। एमपीसी एमपीसी निकालना है, एमपीसी के बगैर नहीं हो सकता ये। एमपीसी निकालना पड़ेगा, उसके बगैर ये नहीं हो सकता। मल्टीप्लायर दिया हुआ है ना, एमपीसी आराम से आएगा। फॉर्मूला क्या है मल्टीप्लायर का? मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ लिख लेता हूँ, बल्कि यहाँ लिख लेता हूँ। 1/1 एमपीसी इज इक्वल टू मल्टीप्लायर, राइट? सही है। अब पहला मल्टीप्लायर ना इसने मुझे 2 दिया हुआ है, तो 1/1 - C एमपीसी इज इक्वल टू 2। कोई मुझे बता सकते हैं एमपीसी कितना आ रहा है? इतनी मैथ अच्छी है किसी की? या मैं आपको वर्किंग करके दिखा दूं एक। मतलब ये ऐसे होगा देखो, 1 = 2 - 2C। सही है, तो ये हो जाएगा 1, वहां जाके माइनस हो जाएगा ना, = 2C। तो C = 0.5 हो जाएगा। तो एमपीसी यहाँ पर मेरे पास आ गया 0.5। समझ आया? 0.5, 0.5। 2 से जो है ना वो 0.5 आ रहा है, समझ आया? अब मुझे बताओ 3 पे कितना आ रहा है? 3 पे कितना आ रहा है एमपीसी? 3 पे एमपीसी कितना आ रहा है? चलो मैं भी साथ साथ कर लेता हूँ, टाइम लग जाएगा। 3 पे एमपीसी ना 0.67 आ रहा है। 3 पे एमपीसी 0.67 आ रहा है। ऐसे बड़े कैलकुलेशन में गड़बड़ कर रहे हो आप। 4 पे एमपीसी 0.75 होता है, वो तो मेरे को याद है। और 8 पे भी मेरे को याद है एमपीसी इज 0.875। क्लियर है? कोई मसला है यहाँ तक? अब यहाँ पर ना ट्रायल एंड एरर होता है। ट्रायल एंड एरर का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं सी उठा रहा हूँ, मुझे याद है इसका आंसर सी है, मुझे याद है। तो मैं डायरेक्ट आपको सी से करके दिखा रहा हूँ। आप पेपर में किस तरह करोगे मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो, चार इन्वेस्टमेंट ना 400 से बढ़ रही है। इन्वेस्टमेंट कितने से बढ़ रही है? 400 से। मल्टीप्लायर का दूसरा फॉर्मूला याद है आपको? मल्टीप्लायर का दूसरा फॉर्मूला याद है आपको? मल्टीप्लायर का दूसरा फॉर्मूला क्या होता था? चेंज इन रियल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। अब एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का चेंज कितना है? 400। मल्टीप्लायर को मैंने 4 रखा है, तो चेंज इन रियल नेशनल इनकम कितना आया? 1600। ऐसा ही है। चेंज इन रियल नेशनल इनकम कितना आया? 1600। अब $1600 मेरा रियल नेशनल इनकम है। इस $1600 में से कंज्यूम कितना हो रहा है? इस $1600 में से कंज्यूम कितना हो रहा है? 1200। तो मैं बेसिकली क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा। मैंने मल्टीप्लायर को 4 अगर रखा है ना, तो मेरा एमपीसी 0.75 है। इसका मतलब अगर मैं 1600 को 0.75 से मल्टीप्लाई करता हूँ ना, तो मेरे पास आंसर $1200 आएगा। एक तरीका ये है, जो कि बहुत लंबा है, पर ये पक्का तरीका है। इससे गलती कभी नहीं होगी, ये पक्का तरीका है। अब जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ ना, वो तो ऐसा है, आप बोलोगे आपने इतनी लंबी करी क्यों? मैं दूसरा तरीका बताऊंगी। दूसरा तरीका बहुत सिंपल है, ये मैंने आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है। चेंज इन रियल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन तो ऑलरेडी थी। मैंने लंबी क्यों करी? क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ। मैं आपको आसान तरीका भी इसका बता रहा हूँ, ये उससे साथ भी हो जाएगा। भाई मेरे को पता है मल्टीप्लायर 4 है, मुझे पता है चेंज इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर 400 है। सही है। अब 4 कैसे? 4 कैसे? क्योंकि मैंने ट्रायल एंड एरर करा है। मैंने सी करा ना, पहले मैं सी पे चेक कर रहा हूँ। सही है, पहले मैं सी पे चेक कर रहा हूँ। अच्छा, अगर मैं लेट से कहता हूँ मुझे 4 पता ही नहीं है, मैं लेट से कहता हूँ मुझे 4 पता ही नहीं है, भूल जाओगे मुझे 4 पता है। अब मैं ना शुरू से कर रहा हूँ ये एमसीक्यू। इसलिए मुझे इन्वेस्टमेंट बताई हुई है 400 की, इसलिए मुझे कंजम्पशन बताई हुई है 1200 की,
मुझे ये चीज पता है कि अगर मैं 400 प्लस 1200 कर दूंगा, दिस इज द चेंज इन रियल नेशनल इनकम, ये टोटल रियल नेशनल इनकम का चेंज होगा, दैट सी बात है। क्योंकि इसने बोला हुआ है कंजम्पशन 1200 से बढ़ रही है, 400 से इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, तो क्लियर सी बात है मेरा टोटल रियल नेशनल इनकम कितने से बढ़ रहा है? मेरा टोटल रियल नेशनल इनकम 1600 से बढ़ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली जो है अपनी टोटल रियल नेशनल इनकम लिखूंगा, विच इज $400, विच इज $400 प्लस $1200। और मुझे पता है कि मेरा जो चेंज इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है वो कितना है, 400, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का पार्ट है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 400। अभी भी मेरे पास आंसर 4 ही आएगा, क्योंकि वो 1600 डिवाइड बाय 400 हो जाएगा। तो एक तरीका तो ये है, एक तरीका वो जो मैंने इतनी लंबी करी वो पक्का तरीका है, उसमें कभी गड़बड़ नहीं होगी। ये जो तरीका है ये टोटका है, ये साली टोटका है कि आपने जो ना डिटर्मिन कर लिया कि भाई 400 प्लस 1200 रियल नेशनल इनकम है, और इसने मुझसे ना इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पूछा है। अब क्योंकि इसने मुझे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पूछा है, तो जाहिर सी बात है मैं डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट ही करूंगा। सही है, क्योंकि इसने मुझसे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पूछा है तो मैं डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट ही करूंगा ना। मेरा जो चेंज इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है वो इन्वेस्टमेंट ही होगा। पर रियल नेशनल इनकम का चेंज तो मुझे ऑलरेडी पता है, 1200 कंजम्पशन है, 400 इन्वेस्टमेंट है। तो मैंने ऊपर 1600 लिखा, नीचे 400 लिखा, मेरे पास 4 आंसर आ गया। क्लियर है? तो सेकंड वाला बहुत ईजी है, मैंने आपको दोनों बता दिए। अगर कुछ गड़बड़ होती है क्वेश्चन में तो आप दोनों करके ट्राई कर सकते हो, 1.25 घंटे का पेपर है, टाइम तो आपके पास होता है। सही है, 5 मिनट भी अगर इस पर लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर दूसरा तरीका इज वेरी इजी। सही है, तो ये दूसरा तरीका मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 22। Assuming a constant income velocity of circulation of money, if the price level increases by 5%, the money supply grows by 2%. What will be the approximate change in the real output transactions? अच्छा, तो MV is equals to PT। कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, MV is equals to PY। सही है, M is your money supply, V is your velocity of circulation, इसका मतलब money changing hands, T is your price and T is your transaction, या output। देखो Y output होता है ना। सही है। अब इस भाई साहब ने सवाल में बोला हुआ है इस भाई साहब ने सवाल में बोला हुआ है कि प्राइस जो है ना 5% से बढ़ रही है, प्राइस को छोड़ो बल्कि बोलो मनी सप्लाई 2% से बढ़ रही है, और इसने बोला हुआ है कांस्टेंट वेलोसिटी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वी मेरा कांस्टेंट है ना, वी के ऊपर डैश होता है, वी कांस्टेंट है, अगर मेरी मनी सप्लाई 2% से बढ़ रही है, इसका मतलब ये पूरी साइड जो है ना वो 2% से बढ़ रही है। कितने से बढ़ रही है? ये पूरी साइड 2% से बढ़ रही है। और ये कह रहा है प्राइस जो है ना वो 5% से बढ़ रही है। प्राइस कितने से बढ़ रही है? 5% से। मसला क्या है? मुझे टी के बारे में नहीं पता, मुझसे पूछा टी है इसने। अब बहुत सिंपल सी बात है, अगर ये साइड 2% से बढ़ रही है तो ये साइड भी 2% से बढ़नी चाहिए। अगर मैं आपको कह रहा हूं कि ये पूरी साइड 2% है तो ये पूरी साइड भी तो 2% होनी चाहिए। अगर एम 2% से बढ़ रहा है, वी कांस्टेंट है, तो ये पूरी साइड 2% से बढ़ रही है। तो यासुलन तो ये साइड भी 2% से बढ़नी चाहिए, बिकॉज दोनों इक्वल है। मसला क्या है? इससे मुझे बोला हुआ प्राइस 5% से बढ़ रही है, तो आउटपुट में ऐसा क्या हुआ होगा कि ये दोनों इक्वल हो जाए? 5% में से मैं ऐसा क्या माइनस करूं ये दोनों आपस में इक्वल हो जाए? तो बहुत सिंपल है, 2% इज इक्वल टू 5% माइनस 3%। इसका मतलब आउटपुट 3% से कम हो, इसका मतलब आउटपुट 3% से कम हुआ है। और ऐसे बहुत एमसीक्यूज आते हैं, ये फेवरेट एमसीक्यू है इसका, फेवरेट। समझ रहे हो, फेवरेट होता है ना, फेवरेट। मुझे बताओ पी मल्टीप्लाई बाय वाई कितना होता है? क्या होता है पी मल्टीप्लाई बाय वाई का मतलब क्या है? पी मल्टीप्लाई बाय वाई का मतलब है नॉमिनल। कभी कभार ना इसका मिक्स अमाउंट दे देता है, कहता है कि पी वाई जो है ना वो नॉमिनल इतना है, वो इतने से बढ़ रहा है। बताओ मनी सप्लाई में कितना चेंज आया होगा? जाहिर सी बात है 5% का आया होगा, क्योंकि अगर ये 5% है तो ये भी 5% होगा। सिंपल सी बात है ना। आउटपुट रियल आउटपुट, आउटपुट तो रियल ही होता है ना। अगर मैं फिजिकल ट्रांजेक्शन्स की बात करूं वो तो रियल ही होता है ना, वो तो उसमें तो प्राइस का वैसे ही कोई लेना देना नहीं होता। सही है, तो ये बहुत रिपीट होते हैं। मैक्रो कैलकुलेशंस देखोगे, बुकलेट जब देखोगे, वो 19 वीडियोस आपके लिए बहुत क्रूशियल है। आपके पास अभी भी 2 दिन है, काइंडली यूटिलाइज करना उस टाइम को, लाजमी तौर पे वो देख लेना, बहुत ज़रूरी है। खास करके मैक्रो की, माइक्रो की नहीं भी देखोगे ना मसला नहीं है, मैक्रो की बहुत ज़रूरी है। मैक्रो कैलकुलेशन और मैक्रो डिफिकल्ट बहुत ज़रूरी है। 23। अब मेरे ख्याल में आसान एमसीक्यू होंगे, अब इसको जल्दी फारिग करते हैं, पेपर को बहुत टाइम लग गया इस पेपर में। वाई विल एन इन्फ्लेशनरी प्रोसेस बी ब्रॉट
टू अ हॉल्ट इफ द मनी सप्लाई इज हेल्ड कांस्टेंट। अब मनी सप्लाई कांस्टेंट हो गई है, ठीक है, कंजम्पशन विल डिक्रीज एज मनी इनकम्स डिक्लाइन। मनी इनकम्स डिक्लाइन नहीं होंगी, रियल इनकम्स डिक्लाइन होंगी, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से रियल इनकम डिक्लाइन होती है, मनी इनकम डिक्लाइन नहीं होती। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विल हैव टू बी रिड्यूस एज गवर्नमेंट रेवेन्यूज डिक्लाइन। गवर्नमेंट के रेवेन्यू बढ़ते हैं इन्फ्लेशन के टाइम पे, क्योंकि टैक्स रेवेन्यू बढ़ रहा होता है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल राइज एज मोर मनी इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांजेक्शन पर्पसेज। यस, बहुत सिंपल सी बात है। एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन यू नीड मोर मनी फॉर ट्रांजेक्शन, तो मनी डिमांड बढ़ती है। मनी डिमांड जब बढ़ती है और मनी सप्लाई जब अनचेंज होगी, तो सीधी साफ बात है, इंटरेस्ट रेट तो बढ़ेगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, कंजम्पशन कम होगी, इन्वेस्टमेंट कम होगी, एडी कम होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। ग्राफिकली भी बना के दिखा देता हूँ। ये लिक्विडिटी प्रेफरेंस है, ये मनी सप्लाई। थोड़ी अजीब सी डायग्राम बन रही है, बस सब पॉइंट समझ जाओगे। मनी डिमांड जब राइटवर्ड शिफ्ट होगा, लिक्विडिटी प्रेफरेंस जब राइटवर्ड शिफ्ट होगा, तो देख लो इंटरेस्ट रेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। सीधी सीधी बात है। द स्टिमुलस टू इन्वेस्ट विल डिक्लाइन एज द रियल बर्डन ऑफ द कंपनी डेट राइजेस। रियल डेट फॉल होता है एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन, द रियल वैल्यू ऑफ योर डेट डिक्लाइंस। तभी तो कहते हैं कि बोरोवर्स फायदे में होते हैं इन्फ्लेशन के टाइम पे। सही है। तो 23 का आंसर इस चीज। कोई मसला, कोई सवाल, कोई टेंशन? Question number 24. The diagram shows the determination of the rate of interest in economy where M represents the money supply. This is liquidity preference, which is money demand. Rightward shift हो रहा है, तो money demand बढ़ रही है, तो liquidity preference बढ़ रहा है, money demand बढ़ रही है, एक ही बात है। You prefer more money. What could cause the rise in the rate of interest from R1 to R2? मतलब वही बात है ना, money demand बढ़ रही है। An increase in the national income, simple answer है yes. जितना पैसा होगा उतना खर्च करोगे, जितना खर्च करोगे उतनी मनी डिमांड होगी। एंड इंक्रीज इन द मनी सप्लाई के बढ़ने से इंटरेस्ट रेट उल्टा कम हो जाएगा। अगर मैं मनी सप्लाई को राइट पर ले जाऊंगा ना, इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। रिडक्शन इन द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का कोई लेना देना नहीं है यहाँ से। रिडक्शन इन द लोन्स मेड बाय द प्राइवेट सेक्टर, अगेन इसका कोई लेना देना नहीं है यहाँ से। 24 का आंसर है जाए। Question number 25. An economy is experiencing economic growth. At the time of economic growth, real GDP rises. What will be the effect on its rate of inflation, level of unemployment and current account surplus? Straight forward डी आंसर है इसका, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये सारी चीजें अनसर्टेन होती हैं, मैं आपको प्रूफ करके भी देता हूँ। इन्फ्लेशन की बात कर लेते हैं भाई। इकोनॉमिक ग्रोथ दो तरह की होती है। एक एक्चुअल ग्रोथ होती है। एक्चुअल ग्रोथ में एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, एग्रीगेट डिमांड की बढ़ने की प्राइस लेवल बढ़ जाती है। पर क्या गारंटी है इसकी, किस पे डिपेंड करता है ये याद है? इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, डिफ्लेशनरी गैप। It depends on spare capacity. It is not necessary that inflation will rise. Uncertain है। और आप एक और चीज देखो, पोटेंशियल ग्रोथ भी तो होती है। पोटेंशियल ग्रोथ में तो आपका पूरा लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई बढ़ जाता है, इससे तो मजीद प्राइस कम होती है। इट इज अ सप्लाई साइड पॉलिसी। तो इन्फ्लेशन विल बी अनसर्टेन। अब इन अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं भाई। एग्रीगेट डिमांड अगर बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, ठीक है। लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई अगर बढ़ रहा है, तो वो क्यों बढ़ रहा है? अगर वो टेक्नोलॉजी की वजह से बढ़ रहा है, तो फिर टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट होगी। बस सिखाया था ना आपको इकोनॉमिक ग्रोथ के डिसएडवांटेज में। तो कोई गारंटी नहीं है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी या गिरेगी, वापस वही बात है, अनसर्टेन है। और करंट अकाउंट सरप्लस भी अनसर्टेन है। ये क्यों अनसर्टेन है भाई? आउटपुट बढ़ रहा है, सही है, मान लिया इकोनॉमिक ग्रोथ है, आउटपुट बढ़ रही है, मान लिया कि हाँ भाई एक्सपोर्ट का रेवेन्यू बढ़ लिया, मान लिया कि भाई आपका करंट अकाउंट सरप्लस जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है आपकी इकोनॉमी के जो है वो इन्फ्लोज बढ़ रहे हैं, बहुत सिंपल सी बात है। पर ये भी तो समझो कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ के टाइम पे आपकी इनकम्स बढ़ती हैं। जब आपकी इनकम्स बढ़ती हैं तो पीपल इंक्रीज देयर कंजम्पशन, दे इंक्रीज इंपोर्ट एक्सपेंडिचर। दिस विल लीड टू अ करंट अकाउंट डेफिसिट या अ फॉल इन सरप्लस, क्योंकि आपकी इकोनॉमी के आउटफ्लोज बढ़ रहे हैं। समझ रहे हो? तो अगेन दिस इज अनसर्टेन, ये सारी चीजें अनसर्टेन है। ये भी एक ऐसा क्वेश्चन था जो मेजोरिटी बच्चे ने गलत करा है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 26. The diagram shows the country's production possibility curve and a number of alternative production points. What change in the country's output would most likely lead to a fall in the potential growth? Fall in the potential growth कब होता है? जब आप कैपिटल गुड कम करोगे। तो क्योंकि कैपिटल गुड आपकी कंट्री की पोटेंशियल को बढ़ाते हैं, पोटेंशियल अफेक्ट करते हैं, और कंज्यूमर गुड आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अफेक्ट करते हैं। समझ रहे हो? तो अगर कैपिटल गुड कम होंगे ना, आपका पोटेंशियल कम होगा। तो U2V, अगर आप U2V जा रहे हो तो आप क्लियरली देख लो आपका कैपिटल गुड बढ़ रहा है। U2X अगेन देख लो कैपिटल गुड बढ़ रहा है। मैं करके भी दिखा देता हूं आपको, 2 मिनट को। देखो U2V अगर जा रहा हूं ना, तो देख लो कैपिटल बढ़ रहा है। अगर U2X जा रहा हूं, देख लो कैपिटल बढ़ रहा है। अगर Y2X जा रहा हूं,
इससे भी देख लो कैपिटल बढ़ रहा है, पर वाई टू जेड अगर जा रहा हूँ ना, कैपिटल कम हो रहा है। तो यहाँ पर आपका पोटेंशियल तो कम हो रहा है, पर कंज्यूमर गुड बढ़ रहे हैं। कंज्यूमर गुड बढ़ते हैं तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, तो ट्रेड ऑफ होता है। तो 26 का डी होगा। एएस का एमसीक्यू है, ए टू का है भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 27। A developing country receiving foreign financial aid is most likely to experience economic growth in the long run. Potential growth की बात हो रही है, if it uses the money to, right? Boost welfare benefits to the poorest outsource, ये नहीं हो सकता। ये पाकिस्तान करता है, जितनी भी एड्स मिलती है ना, खाना बांट देते हैं, राशन बांट देते हैं, मुफ्त की रोटियां खिलाएंगे सबको, फिर लोग ढीले पड़ गए, काम नहीं करना, किसी को पता है गवर्नमेंट खिला देती है। दिस विल नॉट इंक्रीज योर पोटेंशियल ग्रोथ। टेम्परेरी इंक्रीज आता है, वापस फिर वो मांगने निकल जाते हैं। रादर देन गिविंग देम फ्री फूड, दो खाना, पेट भरो उनका, लंगर खाने होने चाहिए, पर उनको आप नौकरी दो, उनको काम सिखाओ। सही है। देखो बी अच्छा आंसर है। पे फॉर द इम्पोर्ट्स ऑफ कैपिटल गुड्स, क्योंकि अगर आप अभी कैपिटल गुड्स पर खर्च करोगे ना, ये पैसे को मशीन ज्यादा बढ़ाओगे, आपकी इकोनॉमी में आउटपुट बढ़ेगा, आपकी इकोनॉमी में फिनिश गुड्स बढ़ेंगे, फिर आप उस फिनिश गुड्स को जो है वो एक्सपोर्ट करोगे, आपकी कंट्री की लॉन्ग टर्म ग्रोथ आएगी, यहाँ पे आपकी इकोनॉमी सस्टेनेबल हो जाएगी। रिड्यूस एनवायरमेंटल पोल्यूशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन अगर आप करोगे तो आपके मुल्क की डेवलपमेंट के ऊपर अफेक्ट आ रहा है भाई, आपकी मुल्क की कोई लॉन्ग रन ग्रोथ नहीं आ रही है यहाँ पे। इनकम टैक्स वगैरह आप कम कर दोगे, ये तो आपकी शॉर्ट रन ग्रोथ है, क्योंकि इनकम टैक्स कम करोगे तो डिस्पोजेबल इनकम कम होगा, एडी बढ़ जाएगा, ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ थोड़ी है। सही है। तो पोटेंशियल अगर मैं देखूँ ना, बेस्ट मोस्ट लाइकली जो है ना, मोस्ट लाइकली वो बी है। हाँ डी में हो सकता है कि आप इनकम टैक्स कम कर दो, देयर विल बी मोर इंसेंटिव टू वर्क, बट अगेन बी इज अ बेटर आंसर ओवर हियर। तो ये ज्यादा जो उसका इंक्लाइन आ रहा है ना, वो एक्चुअल ग्रोथ की तरफ आ रहा है। हाँ पोटेंशियल पे आ सकता है, पर बी इज अ बेटर आंसर। क्वेश्चन नंबर 28। Increased borrowing by the government results in higher interest charges, and this leads to a less private investment expenditure. What is this an example? This is a clear-cut example of crowding out, where the government increases expenditure, AD बढ़ा देती है, पर उसकी वजह से नेशनल इनकम बढ़ती है, तो मनी डिमांड बढ़ती है, मनी सप्लाई अनचेंज होता है। This leads to a rise in interest rates, which leads to a fall in investment, which leads to a fall in AD. तो जो आपने सोचा था डिजायर्ड इफेक्ट एडी में आएगा बढ़ने का, वो नहीं आया। दिस इज द फेलियर ऑफ फिस्कल पॉलिसी, दिस इज नोन एज फाइनेंशियल क्राउड आउट। याद है? नहीं याद तो रिवाइज करो बेटा, आपके कॉन्सेप्ट्स पक्के होने चाहिए ए टू के लिए, एएस नहीं है ये। ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर इज पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी, द एक्सेलरेटर इज समथिंग एल्स, इन्वेस्टमेंट ओवर चेंज इन इनकम, जिधर वो कहता है इन्वेस्टमेंट इंड्यूस्ड है। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट का तो नो लिंक, एब्सोल्युटली नो लिंक। 28 का आंसर इज बी। Question number 29. The data below relate to a particular country for 4 years shown. Economic growth between year 2 and year 3 was 11%. आप सिंपली 2 सालों के इंडेक्स को माइनस करके ये नहीं कह सकते कि 11% की ग्रोथ आ रही है, गलत आंसर है ये। आपको परसेंटेज चेंज निकालना है। मुझे जल्दी से परसेंटेज चेंज निकाल के दिखा दो, मुझे प्लीज परसेंटेज चेंज निकाल दो जल्दी से। 11/110 करके दिखा दो। 110 से 121 का परसेंटेज चेंज किया है, 11 नहीं हो सकता, 10% है ये। ठीक है, ये आप सिंपली दो इंडेक्स को माइनस करके ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपका बस आपको रेट मिल गया, ये रेट नहीं होता। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट वॉज बेटर इन ईयर 2 देन ईयर 1। अब देखो ये जो जो चीजें है ना, ये डेवलपमेंट को देखते हैं, क्योंकि एजुकेशन और हेल्थ केयर आ रहा है ना इसमें, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हेल्थ केयर एजुकेशन है। अब ये कह रहा है कि ईयर 2 में डेवलपमेंट अच्छी थी एज कम्पेयर टू ईयर 3। नो, नो। वाई? बिकॉज ईयर 3 में ज्यादा था, आप देख लो, ईयर 2 में कम है। ओ सॉरी, ईयर 1 से देखना है। ईयर 2 वॉज बेटर देन ईयर 1, ये भी नो है। ईयर 2 में कम है, ईयर 1 में ज्यादा है, सिंपल बात है, ये भी नहीं। देयर वॉज बोथ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इम्प्रूव इन द डेवलपमेंट बिटवीन ईयर 2 and 3। यस, दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि आपकी ग्रोथ भी आ रही है और डेवलपमेंट भी आ रही है। आप देख लो, सारी चीजें बढ़ रही है। नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन एज टू वेदर द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट वॉज बेटर इन ईयर 3 and 4। नो, गलत बात है। आप यस द कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन, ये नो वाली बात गलत है, क्योंकि यू कैन लुक एट द एजुकेशन, यू कैन लुक एट द हेल्थ केयर। सही है, 29 का आंसर इसलिए। क्वेश्चन नंबर 30 है, गवर्नमेंट बजट इज बैलेंस्ड। गवर्नमेंट बजट क्या होता है? गवर्नमेंट बजट इज जी माइनस टी। बैलेंस का मतलब है जी इज इक्वल टू टी।
एट अ टाइम एंड द इकोनॉमी इज फुली एम्प्लॉयड बट एन एग्रीगेट डिमांड शॉक, एग्रीगेट डिमांड शॉक की वजह से नेशनल इनकम डिक्लाइन हो रही है, इसका मतलब एडी कम हुआ है। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ इफ द गवर्नमेंट कीप्स इट्स टैक्स रेट्स एंड द लेवल ऑफ स्पेंडिंग अनचेंज्ड। अब एक सीधी सीधी बात है, एडी अगर कम होगा तो नेशनल इनकम कम होगा, गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू जाहिर सी बात है कम होगा, बिकॉज पीपल विल बी अर्निंग लेस, और आपका गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है वो बढ़ जाएगा, बिकॉज इस टाइम पे जो है ना वो इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट होती है, सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट होती है, तो आपको जो है ना वो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स देने पड़ते हैं। सही, ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर वाला सीन है। तो जी इज ग्रेटर देन टी विच विल लीड टू अ बजट डेफिसिट। अब बात बताऊं सारी क्या है, ये कौन सा बजट डेफिसिट है, बात सारी है ये जो है ना, सिक्लिकल, जो सिक्लिकल डेफिसिट्स होते हैं ना वो टेम्परेरी चेंज की वजह से होते हैं, तो ये सिक्लिकल बजट डेफिसिट है, सरप्लस तो नहीं हो सकता। ये जो स्ट्रक्चरल होते हैं ना ये लॉन्ग टर्म होते हैं। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। भाई लेट से मैं कहता हूँ कि एक मुल्क है जिसका बजट डेफिसिट 5% ऑफ द जीडीपी है, ठीक है। एक मुल्क है जिसका बजट डेफिसिट 5% ऑफ द जीडीपी है। अब उस मुल्क में मुझे पता चला कि यार सिक्लिकल फैक्टर्स जो है ना, मतलब उस मुल्क में ना एग्रीगेट डिमांड भी कम हुआ था, ठीक है, जो साइकिल में चेंजेस आती हैं। तो सिक्लिकल फैक्टर्स की वजह से जो है ना वो जाहिर सी बात है आपका टैक्स रेवेन्यू जो है वो कम हो गया, रिड्यूस टैक्स रेवेन्यू, इंक्रीज वेलफेयर स्पेंडिंग, जाहिर सी बात है आपको बेनिफिट्स देने पड़ते हैं। सही है। अब लेट से मैं कहता हूँ मैंने सिक्लिकल चेंजेस हटा दिए, मेरे पास फिर भी रिमेनिंग जो डेफिसिट है ना वो 2% का। अब ये रिमेनिंग 2% ऑफ द जीडीपी जो डेफिसिट है ना ये साइक्लिकल नहीं है, दिस इज स्ट्रक्चरल। ये जो डेफिसिट है ना ये अब स्ट्रक्चरल है। अब स्ट्रक्चरल डेफिसिट होता क्या है, स्ट्रक्चरल डेफिसिट्स आर लॉन्ग टर्म, सही है, इम्बैलेंस, दे आर द लॉन्ग टर्म इम्बैलेंस बिटवीन जी एंड टी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्स रेवेन्यू, एक्सक्लूडिंग द इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक साइकिल्स, जो एडी का ऊपर नीचे होना होता है, एंड टेम्परेरी फैक्टर्स। ठीक है, तो बड़ा ही वाहियात पेपर था, बहुत टाइम लग गया कराने में यार, लग गया मैं तो। आयशा वो यूट्यूब पे है, और यूट्यूब पे जो एमसीक्यू मैडनेस है ना, पेपर 3, एमसीक्यू मैडनेस पेपर 3 मैंने भेजी भी थी स्टार्ट में, मैं वापस भेज देता हूँ। आपको अब तक पता ही नहीं है वो वीडियो, पूछो तो सही मुझसे। वो ड्राइव पे इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें टाइम स्टैम्प्स नहीं होते, मसला सारा ये ड्राइव पे भी है बल्कि, मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ। अच्छा, इस पे 21 पे ए है, ये अपना ग्रेड बता दो मुझे क्या आया था इस पे। 19 पे बी है, 16 पे सी है, 14 पे डी है, 12 पे ई है, और बिलो 12 यू है। ठीक है, तो ए आया मेजोरिटी का, बस सही है।